अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिकेट लूज टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आदिल अब्बासी साहब। काफी दिनों से पिछले कुछ दिनों से हमारा सेशन नहीं हो सका, थोड़े मसरूफ थे हम दोनों, इस वक्त हम नहीं बात कर सके। जो आज की नशिस्त है वो हमने स्पेसिफिकली रखी है सवाल और जवाब के लिए। काफी दोस्त हैं वो हमसे गिला कर रहे थे जी कि हमेशा वीडियो में कहते हैं कमेंट करें, कोई बात पूछे हम जवाब देंगे, हम सवाल पूछते हैं और आप बात भी नहीं करते। दरअसल होता ही है कि हम वीडियोस में पर्टिकुलर टॉपिक बात करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं जितनी हम लिमिटेड बात कर सके, तो इसलिए हम उन सवालों को जवाब नहीं दे सके। लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कोई लंबी तफरीक नहीं बांधूंगा, मैं डायरेक्टली सवाल पूछूंगा सरदार आदिल साहब से। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। चलो जी, लंबी तमीज बांधते हुए बगैर पहला सवाल मैं पूछूंगा। एक हमारे दोस्त हैं, वो इंग्लैंड में होते हैं, कामरान उमर नाम है उनका। उन्होंने सवाल भेजा जी, वो कह रहे हैं जी कि आपने एक वीडियो में कहा था कि खुर्रम मंजूर जो है उनकी एज काफी हो चुकी है, लेकिन अगर आप शेन मलिक और हफीज को खिला सकते हैं 40 साल की उम्र में, तो खुर्रम मंजूर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं खेल सकते जी 34 साल की उम्र में? इसका जवाब दें सरदार साहब। देखें जी, बात यह है कि खुर्रम मंजूर भी नो डाउट के अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में बड़े स्कोर किए हुए हैं और पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन उनकी हो चुकी है। जो आई थिंक एशिया कप था उसमें खेले थे पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में। हाँ, अब सवाल ये है कि वो इस उम्र में क्यों नहीं खेल सकते। और मलिक और हफीज क्योंकि बहुत अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रहे तो उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। तो अब इस स्टेज पे अब हमने देखना है कि हमने 34-35 साल वाले प्लेयर्स की तरफ जाना है। नो डाउट परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है डोमेस्टिक में, या अब हमने यंग ब्लड की तरफ जाना है। तो चूंकि T20 में ज्यादातर जो टीम्स हैं वो यंग ब्लड को ही इंडक्ट कर रही हैं, तो इसलिए मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अब हमें एक्सपीरियंस 2-3 प्लेयर्स जो हमारे पास हैं खेल रहे हैं, प्लस हमारे पास यंग प्लेयर्स हमें T20 में आने चाहिए, क्योंकि बहुत फास्ट गेम है, फील्डिंग भी बड़ी मैटर करती है। सो ये वजह थी कि मैंने कहा था कि खुर्रम मंजूर की इसलिए टीम में जगह नहीं बन रही। आई थिंक मैं भी आपसे इस बात पे एग्री करूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो स्लॉट के लिए खुर्रम मंजूर हैं, जो ओपन करते हैं, वन डाउन करते हैं, उसमें ऑलरेडी हमारे पास कुछ जगह बनती ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम किसी प्लेयर को लेके, हाँ अगर हमारा ओपनर फेल हो रहे होते, जैसे बाबर और रिजवान ने परफॉर्म कर, फिर हम उनको चांस देते। और हमारे पास जो जेन्युइन ओपनर्स हैं वो आजकल 4-5 पे खेल रहे हैं, तो हम और किस ओपनर को हमने लेके आना है? हाँ ये बात तो ठीक। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो शहजाद अनवर है, तो वो पाकिस्तान से ही है, हमारे दोस्त है। उन्होंने पूछा जी कि आपने एक वीडियो में कहा था कि आजम खान जो है, क्योंकि आपने कहा जी कि वो बहुत यंग है, डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ, और बैट्समैन जो है वो नहीं चलते, जबकि शहनाज दवानी के बॉलर है, बॉलर चल जाता है। तो उन्होंने सवाल ये किया जी, वो कहते हैं जी कि बेसिकली बॉलर की जो है वो ज्यादा मुश्किल गेम हो चुकी है आजकल, जो मॉडर्न क्रिकेट बॉलर की मुश्किल है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी? आप किस तरह कह सकते हैं जी कि शाहनवाज दानी जो है वो चल जाएंगे बगैर डोमेस्टिक खेले हुए, लेकिन आजम खान नहीं चलेंगे, उन्हें डोमेस्टिक नहीं खेली हुई? देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि मैं तो 2-2 एक सीजन PSL के बेस पे सिलेक्शन में तो उसके अगेंस्ट हूं, बेशक जितना भी अच्छा प्लेयर हो। लेकिन मैंने इसलिए कहा था, नो डाउट आजकल की जो गेम है वो क्योंकि ऐसे रूल्स हो चुके हैं कि वो ज्यादा बैट्समैन को फेवर करती है। लेकिन देखें, एक ओवर में अगर 3 चौके 3 छक्के भी पड़ जाते हैं, तो एक बॉल अच्छी पड़ जाती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है, तो वो आप किसको क्रेडिट देंगे? वो आप 3 छक्के या 4 छक्के भूल जाएंगे, लेकिन वो आप बॉलर को क्रेडिट देंगे, क्योंकि बैट्समैन के लिए टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बॉल ऑफ वाली साइड पे या ऑफ पे स्विंग कर रहे हैं, अपोजिट खेल रहे हैं, क्रॉस खेल रहे हैं, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो आप एज दे देंगे, बहुत सारी चीजें। इसलिए मैंने कहा था, बाकी उनकी बात ठीक है कि आजकल का जो दौर है, जो रूल्स हैं वो बैट्समैन को ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो ख्याल है वो ये है कि क्योंकि एक ही अच्छी बॉल पड़नी होती है और बैट्समैन आउट हो जाता है, तो बैट्समैन के आउट होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है जब तक आप टेक्निकली आपको सेट शॉट सिलेक्शन करना पता हो, आप टेक्निकली साउंड ना हो। सो इसलिए मैंने कहा था कि बॉलर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जब तक वो उसके पास एक्सपीरियंस ना हो और टेक्निकली स्ट्रांग ना हो। और मैं इस बारे में सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि शहनाज दानी को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ, रिगार्डलेस उसके बहुत कम मैचेस है, कि एक तो उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर आप ग्राउंड में देखें उसको, जो है ना, वो टीम को उठा के रखता है। उसकी जो उसकी पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि वो टीम को उठा के रखता है, हंसता रहता है,
खुश रहता है, मस्ती करता है। तो देखिए इस तरह का इन्वायरमेंट ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में एक ऐसा होना चाहिए जो टीम को जब मोरल डाउन हो उनको उठा के रखे। और दूसरी बात आजम खान का ये मुझे जो सबसे बड़ा खिलाफ है, जो आई थिंक राशिद लतीफ को भी था जब उन्होंने मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था जी कि अगर तो आप आजम खान को एज अ बैट्समैन सेलेक्ट करते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, एज अ विकेट कीपर बिल्कुल एतराज है, क्योंकि उनकी जो फिजिक है वो विकेट कीपर है ही नहीं। ठीक है, वो सिंध की तरफ से खेलते हैं या अपनी जो है डोमेस्टिक में खेलते हैं, जो भी टीम खेलते हैं विकेट कीपर खेलते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस विकेट कीपर है ही नहीं। और अगर उनको एज ए बैट्समैन लेके आते हैं और हम करवाते हैं रिजवान से कीपिंग कराते हैं, बैट्समैन करवाते हैं, तो उनकी ऐसी फील्डिंग भी नहीं है कि एज अ जो है ना फील्डर रह सके। और T20 में जो आजकल मॉडर्न गेम है, इसमें आपको 10-15 रन, आप जैसे साउदर्न पंजाब का जो पूरा टूर्नामेंट है, ना बॉलिंग में इश्यू है ना बैटिंग में इश्यू है, उनका मसला रहा ही फील्डिंग के, हर कैच छोड़ देते हैं, अच्छा जो है ना बाउंड्री देते हैं मुश्किल आके। तो आई थिंक फील्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे अगला जो सवाल है, एक चीज ऐड करूंगा शहनवाज दानी का, कि उनका जो अपना नेचुरल स्टाइल था आउट करके खुश होना, सेलिब्रेट करना, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आज उनको पता नहीं किसने कहा कि हारिस रऊफ बनने की कोशिश करें। अब वो आउट होके हारिस रऊफ की तरह उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं और बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे आप। चले जी, यंग हैं जो है ना, अभी नए नए आए हैं इस फेज में, होपफुली साथ वो कहते हैं ना कि आपके जो सराउंडिंग होती है उनके बड़ा फर्क पड़ता है। पहले शायद उनकी जो सराउंडिंग थी उसमें होता है लोग थे, अब जिस तरह के लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो वैसे ही काम करेंगे ना, आपके जिन महफिले में आप उठते बैठते हैं उनका असर आप हो जाता है। एनीवे जी, अगली बात करेंगे एक और भाई, हमारे भाई हैं, उन्होंने उनकी आईडी पे जो उनका नाम है वो बड़ा अजीब सा नाम रखा उन्होंने, तो नाम पता नहीं क्या था उनका। सवाल उनका ये है जी कि जो आपने मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट किया है, और हमने इस बारे में बहुत बात भी की है, उन्होंने कहा जी अगर आप अपने टॉप 5 टॉप 6 देख लें, उसमें जो भी आपके जो है शोएब मकसूद की फिर थोड़ी कदरें बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन आजम हो गया, आसिफ अली, खुर्शीद शाह, ये टॉप 10 में भी नहीं आते जो जिनका परफॉर्मेंस है। तो इनको अगर सिलेक्शन होती है इनकी तो किस वजह से होगी, और अगर इनकी सिलेक्शन नहीं होती और ये इनको निकाल दिया जाता है, तो मोहम्मद वसीम जिन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतने प्रोग्रामों में आके जस्टिफाई किया जी कि मेरे पास ये लॉजिक थी कि मैं पावर हिटर्स टीम में रखना चाह रहा था, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? उनको तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि अगर उनकी टीम में तब्दीली हो जाए तो। और अब्दुल कादिर कर चुके हैं इन द पास्ट। लास्ट प्रोग्राम में हमने अब्दुल कादिर की भी मिसाल दी थी और मैंने कहा था कि अगर एक तो होती है फोर्स्ड तब्दीली, यानी कि कोई इंजर्ड हो गया, उसके अलावा अगर कोई तब्दीली, 2 से ज्यादा तब्दीलियां होती हैं, तो मेरे ख्याल में तो मोहम्मद वसीम को इस्तीफा दे के घर चला जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं आप चेंजेस होती हैं, क्योंकि 8 तारीख को जो पाकिस्तानी स्क्वाड है उन्होंने एज पर ICC रूल्स उन्होंने अपना अलग बबल फॉर्म करना है। तो अभी तक तो कोई ऐसी हमें न्यूज नहीं आई कोई चेंजेस हो रही हैं। बहरहाल जिधर बात यह है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आजम खान, खुशदिल शाह, आसिफ अली किस बेस पे सिलेक्ट हुए, ये किसी को कोई पता नहीं है कि उनकी कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसपे वो सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, कहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बहरहाल ये जो नेशनल T20 था, ये किसी भी तरह से ट्रायल नहीं था। अभी अगर न्यूजीलैंड इनकार ना करती, इंग्लैंड इनकार ना करती, तो ये तो जो हमारा स्क्वाड है उसने तो नेशनल T20 में खेलना भी नहीं था। सो नेशनल T20 अभी होता भी ना, वो होता वर्ल्ड के बाद वर्ल्ड कप के बाद का था ना। जी। सो ये कोई ट्रायल नहीं है, अब टीम सिलेक्ट हुई है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, और इवन इस टूर्नामेंट से पहले भी खुशदिल शाह, आसिफ अली और आजम खान की ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि वो टीम में आ सकते। ठीक है, स्ट्राइक रेट हेल्थी स्ट्राइक रेट है, लेकिन सिर्फ स्ट्राइक रेट तो हमने नहीं देखना। फर्ज करो मैं एक बॉल पे 4 रन बना के आउट हो जाता तो मेरा स्ट्राइक रेट 400 का होगा। बिल्कुल ठीक है, खाली स्ट्राइक रेट नहीं देखना। बहरहाल हमने अब सिलेक्ट कर लिया टीम, हो सकता है कि यही प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएं। कई दफा होता है कि वो डोमेस्टिक में एक प्लेयर की एवरेज 35 से 40 होती है, लेकिन वो इंटरनेशनल में वो आप बाबर आजम को पिक कर लें, विराट कोहली को देख लें, हो सकता है इंटरनेशनल में परफॉर्म कर जाएं। तो फिर इसलिए हम इस टॉपिक को भी छोड़ देते हैं। अब सिलेक्ट हो गए, बेस्ट विशेस फॉर देम, अल्लाह करे वो परफॉर्म करें और अच्छा खेलें। चलिए जी, एक और भाई हैं हमारे अभिषेक, यहाँ पे यूएसए में होते हैं, उन्होंने हमारी वीडियो, उन्होंने एक सवाल भेजा। वो कह रहे हैं जी कि रुमान रईस जो कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें उन्होंने डेब्यू किया था, बड़े अच्छे थे, फिर उनको इंजरी हो गई थी, वो बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, तो उनका सवाल था कि वो वापस आए हैं, कम बैक किया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर, फिर मैंने उनका स्टैट्स निकाले तो 6 मैचों में उनकी 8 विकेटें हैं, 15 की उनकी एवरेज है, 7 की इकॉनमी है, और मैंने वाकई उनकी बॉलिंग देखी है,
काफी लोगों का ये ख्याल था कि जो उनकी बैक इंजरी हुई है वापस कम बैक नहीं कर पाए, थोड़े से छिपी हुए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा जी कि बात करें, कोई बताया हमें जी कि देखिए, रोमन रईस एक बहुत ही अच्छे, बड़े टेक्निकल, बड़े दिमाग वाले बॉलर थे। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में आमिर नहीं खेल पाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अपनी उसमें। वैसे भी पीएसएल में भी अच्छी बॉलिंग करते रहे। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल ड्यूटी पे ही कि पीएसएल में भी मुझे जहन में नहीं आ रहा, डाइव मारते हुए इनको इंजरी हो गई। जी और जी पिछला जो सीजन था उसमें ये एज अ प्लेयर नहीं खेल सके थे इंजरी की वजह से। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें अपना बॉलिंग कंसल्टेंट या कोच रखा था। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल जो नेशनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस या उसमें आपकी जो फिटनेस की और रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस और फिटनेस की और रिक्वायरमेंट है। सो उम्मीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस जारी रखेंगे, कम बैक करेंगे। लेकिन मुझे अब इनका कम बैक होता हुआ नजर नहीं आता इंटरनेशनल साइड में। एटलीस्ट आई थिंक आप कह लो कि बादी करीब में जो है ना इनका कमबैक मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतनी फास्ट बॉलर की अभी इतनी खेप हो चुकी है कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि अपनी फिटनेस करें, 2-3 डोमेस्टिक सीजन खेलने, अपनी फिटनेस को इंप्रूव करें, तो फिर अच्छा। बाकी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि रिपीटेड सवाल हैं और ऑलरेडी हम पिछले कई टॉपिक्स में बात कर चुके हैं, तो वो मैं नहीं पूछूंगा। एक सवाल मेरी तरफ से जी, बिफोर हम इस वीडियो को एंड करें, आज टॉपिक एंड करें, वो था जी कि जो ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो न्यूज ये आ रही है कि वो इसलिए दिया कि जो इंग्लैंड का टूर जो कैंसिल हुआ, आप यूके में हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे लोकल अखबार भी देखते हैं कि वहाँ पे मीडिया में क्या रिपोर्ट हो रहा है जी कि क्या वजह है इनकी, क्या इन्होंने दिया, और आपके क्या इस बारे में ख्याल है? देखिए, मेरा जो ख्याल है वो तो डेफिनेटली जो इन्होंने टूर कैंसिल किया था, जो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इधर का लोकल मीडिया या एक्स प्लेयर्स इतना ज्यादा वो क्रिटिसाइज करेंगे। सो प्रेशर तो था। फिर ऊपर से बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर यूके के, उन्होंने भी बड़ा नाराजगी का इजहार किया था। एक्स क्रिकेटर्स जिनमें आप सर फहरिस्त हैं, वो तो उन्होंने आर्टिकल्स भी दी टाइम्स में लिखे हैं। माइकल अथर्टन, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया। फिर कल आपने बयान पढ़ा होगा माइकल होल्डिंग का, बड़ा उन्होंने सख्त बयान था उनका। बहुत सख्त बयान था। सो डेफिनेटली प्रेशर तो था। जितने भी क्रिकेटिंग फर्टेलिटी है यहाँ पे, फर्टेनिटी है यहाँ पे, सो उसमें प्रेशर था। तो यकीनन ये भी एक फैक्टर होगा उनके रिटायरमेंट का, कि जो जो प्रेशर था उन पे। सो मेरा तो यही ख्याल है। तो मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ तो पर्सनल रीजंस बयान कर रहे हैं, और कुछ यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रेशर है पाकिस्तान ना जाने का, जिस तरह का खिफत का सामना करना पड़ा है ईसीबी को, सो उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, आई थिंक, और दूसरी तरफ है जो ये वेस्टर्न बोर्ड है, इनकी कई खामियां, तो ये खूबियां ये भी है कि जब इन पे तनकीद होती है, जब इनको लगता है कि हमारी जॉब जो है वो हमें लोग भी पसंद कर रहे हैं, जहाँ जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, तो वो खुद ही इस्तीफा देकर साइड पे रहते हैं, हमारी तरह चिपके नहीं रहते। तो ये भी अच्छी बात है। जाते जाते जी बस एक आखिरी सवाल आपसे कि मैं अभी नेशनल T20 का टेबल चार्ट देख रहा था, तो सेंटर पंजाब जो है वो 10 पॉइंट से आगे है, खैबर पख्तूनख्वा के 8 हैं, नॉर्दर्न सिंध, तीनों टीमों के 8 पॉइंट्स हैं। साउदर्न पंजाब जो है वो लास्ट 2 मैच जीत चुकी है और बड़ा उन्होंने क्लोज मैच, बड़े अच्छे मैच जीते हैं। और बलूचिस्तान भी जो है वो भी लास्ट 2 मैच जीती थी, और ऑब्वियसली आज का मैच भी उन्होंने जीता है, तो 3 मैच वो भी जीत चुकी है। तो क्या लगता है बलूचिस्तान अपसेट करेगी और टॉप 4 में आएगी? साउदर्न तो ऑब्वियसली बाहर हो चुकी है रेस से, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में सवाल था, क्या लगता है कि अपसेट करके आ सकती है टॉप 4 में? नहीं, मुश्किल है। देखिए, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बलूचिस्तान का जो अभी 6 मैचेस खेले हैं, सो 2 मैचेस बाकी टीमों से कम खेले हैं और 4 पॉइंट्स हैं। और बलूचिस्तान की, जिस हमने डिस्कस किया था, बॉलिंग तो ऑलरेडी स्ट्रांग थी। इनकी बैटिंग में थोड़ा सा खामी थी, जिसको अभी तक तो जो उनके प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं वो ठीक खेल रहे हैं। अब आगे देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इट मे बी टू लेट। और जहां तक सदर्न पंजाब, बड़ी अच्छी उन्होंने ये 2 मैचेस खेले, लेकिन जो पहला मैच उन्होंने जीता, 6 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए थे, और इजी कैचेस और यंग प्लेयर्स। और आपको पता है सदर्न पंजाब का स्क्वाड ज्यादातर यंग प्लेयर्स पे है। सो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, परेशानी की बात है कि यंग प्लेयर्स कैचेस छोड़ें और इजी कैचेस छोड़ रहे हैं। सो अब देखते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए क्वालिफाई करना। आई थिंक यही वजह थी कि रमीज अजहर ने जब मीटिंग की रीजनल के कोचेस के साथ, तो काफी भरम थे वो, गुस्से में थे कि भाई
ये जो स्टैंडर्ड है कोचिंग का, ये बहुत ही फजूल है हमारे डोमेस्टिक लेवल पे, इसीलिए आई थिंक उसको पूरा रिवाइज करना चाह रहे थे। ऑल द बेस्ट, होपफुली अभी कुछ मैचेस गए हैं, फिर हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी हम अपने क्रिकेट न्यूज टॉक फेसबुक पेज पे भी अपने अपडेट देते रहते हैं, तो उसको भी आप देखें। बाकी कोई भी सवाल हो आप जरूर पूछें, और जिन भाइयों के सवाल रह गए उनके माजरत, असल में टाइम थोड़ा होता है, हम कोशिश करते हैं कि 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को हम खत्म कर दें, तो इसलिए हमने कम सवाल लिए। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगी। जाते हैं सरदार साहब को पैगाम आज के लिए। देखिए, मैं अगेन वही आऊँगा वैक्सीनेशन की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो रेट है 3% से कम हो गया, और इंशाल्लाह मंडे से स्कूल भी नॉर्मल क्लासेस होंगी। सो बस कोशिश करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराई हुई वो वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि यही एक वाहिद इस टाइम, एक एहतियात और वैक्सीनेशन, ये दो चीज़ें जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। चलो जी, थैंक यू फॉर द मैसेज। मेरी तरफ से ये जी कि अपना और अपने प्यारा ख्याल रखें, जिंदगी रहे तो इंशाल्लाह कल दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।